वेलकम बैक। मदारस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खर्चा है। मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया कि मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारस से मुतल्लिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखा जाए। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि सदर जरदारी के मदारस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए हैं। आपको बताएं, तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा कि एक बार एतराज़ात किए, उनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे जाने चाहिए थे, उनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था। तर्जुमान JUI ने मजीद कहा कि स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। सदर की जानिब से मुजवज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजवीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारस बिल में कोई तजवीज़ और हल नहीं बताई जा रही। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। फौजी अदालतें 9 मई के वाक़यात से मुतालिक फैसले सुनाएं, लेकिन सजाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक अमल दरामद नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालत के मुताबिक जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता, इन्हें सजा सुनाकर जेलों में भेजा जाए, और जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है, इन्हें रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरखास्त की सूरत में जमा कराएंगे। वजारत दिफा के वकील ने अदालत को बताया, उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दिफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है, मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत से रुजू करेंगे। फौजी अदालतों को इजाज़त देने के फैसले पर तशवीश है। इनका मकसद ही PTI के खिलाफ था, जो वाज़े हो गया। महमूद अशरफजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये ड्रामेबाजी ख़त्म करें। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मना रहे हैं, शोहदा के लिए प्लान बानी PTI के सामने रखेंगे। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो ना उसके ऊपर फैसला किया जाए। हम इस पे बड़ी तशवीश रखते हैं, और जो हमारा खदशा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, भी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की, वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा CC है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रख के 15 को यूबी शोहदा हम मना रहे हैं। हमने जईक साहब और हामिद रजा साहब हम सब इधर आए हैं, और हमने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है आईन पाकिस्तान की, उनको हमने दावत दी है। मेंगल साहब नहीं है इस वक्त, उसको भी हम इंशाल्लाह अपना इन्विटेशन भेजेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पार्लियामेंट की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतर है। वक्त के जबर की वजह से PTI ने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया। मुज़ाकरात अगर शुरू होने हैं तो देखना पड़ेगा बानी PTI क्या चाहते हैं। PTI यू टर्न लेकर सूरत हाल को तब्दील करना चाहती है। बानी PTI जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं ताकि फैज़ हमीद ट्रायल से बच जाएं। PTI क्यों पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की बात नहीं करती है? आपको बताएं कि रेंजर्स एहलकारों की शहादत के बाद क्यों नहीं करती है। PTI क्यों मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के केसेस का फैसला एक हफ्ते
मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के केसेस का फैसला एक हफ्ते में आ जाएगा। राना सनाउल्लाह का बयान, पीटीआई 9 मई मुलविस है तो उन्हें आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाए। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमा मदखिल को खत लिख दिया। सीनियर तरीन जज ने लिखा, जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। आपको बताएं, सीनियर तरीन जज ने लिखा, जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अकलियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियां को खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजवीज़ भी अरसाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर अल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए जुडिशल काउंसिल इजलास एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतलका जजेस अहदेदारान से जवाब मांग लिए हैं। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा लिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। अपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा फैसला, पीटीआई को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक कायदीन ने मशवरा दिया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाए अमल अपनाया जाए। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 26 नवंबर को हुई अमवात पर भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि पीटीआई ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट ना करने की यकीन दहानी करवाई है। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक मुज़ाकरात का कोई दौर शुरू नहीं हुआ। खून नाहक को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। पंजाब में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। लोगों के बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं। कुरम में ज़मीनी तनाज़े को मजहबी रंग दिया गया। मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम लोगों ने अपने घर, खानदान और कारोबार तबाह कर दिया। हमें अब किस चीज़ का खौफ है कि हम मजबूर होंगे। हम मुस्बत इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है। ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। हम लोगों के अपने घर तबाह कर दिए, हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, बिजनेसेस तबाह कर दिए, कारकुनान को शहीद कर दिया, हज़ारों कारकुनान को जेल के अंदर डाल दिया। पंजाब के अंदर जो फिस्तायत का सलूक है आपके सामने है कि MNAs को उठाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में इससे मुसाफा नहीं हो सकता। तरीक़े साफ मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की। उन्होंने कहा कि अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। नून लीगी सेनेटर ने मजीद कहा कि आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत है। पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीका गलत है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने भी कहा है कि कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्ज़ाम था कि बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं। हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं।
वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर कहते हैं तहरीक इंसाफ के 12 कारकुन शहीद हुए, बहुत से जख्मी और लापता हैं। पेशावर में 15 दिसंबर को यौम शोहदा मना रहे हैं। डी चौक पर जहां भाग होने वालों के लिए बाग नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हकीकी आज़ादी के हसूल तक तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान सूबों के माबैन नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हुक्मरान मुल्क को लूट कर भागेंगे। करप्ट सियासतदान फौज को अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। 15 दिसंबर को बरोज़ इतवार 1 बजे बाग नारान हैदराबाद पेशावर में शोदा इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है, जिस पे हमारे 26 नवंबर के वो शोदा जिसके ऊपर रियासत ने गोलियां बरसाईं और शहीद किया, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं। मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ, गोली क्यों चलाई इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये शोदा जो इस वक्त 12 हमारे आइडेंटिफाइड है और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज़्यादा गोली लगने वाले ज़ख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मज़ीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब पर सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और हम इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पोलिंग क्लिनिक, पिम्स और सीडीए को रिकॉर्ड तलबी के लिए खत लिख दिया। खत में 25-26 नवंबर सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है। आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से लिखे गए खत में इस्लामाबाद की अहम शहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई है। खत में लिखा गया है कि अगर मुकर्रर वक्त में सीसीटीवी फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम ना किया गया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मनसूबों बिलखसूस तरसील निज़ाम पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन के लिए नरखों को मजीद कम करने पर जोर दिया और मुस्तकबिल के बिजली के पैदावारी मनसूबों के हवाले से अमल दरामद को तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों और मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में जारी पन बिजली के मनसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। उन्होंने बिजली की मौजूदा इस्तेदाद कार को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई के वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म को ज़्यादा ईंधन से कम बिजली बनाने वाले गैर मौसर बिजली घरों को ख़त्म करने के हवाले से पेशरफ पर भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फराल तारपुर से रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सयाल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है। इस मौके पर लड़काना के अवाम के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद डेरो, साबिक रुकने कौमी असम्बली आबिद खान भैयो ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की है। शिकारपुर के अवाम के मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के मौके पर रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने दौरा चीन के दौरान जिंको कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा किया और पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत दी है। कहा कि पाकिस्तान जिंको की चौथी बड़ी मार्केट है, जिंको पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने दौरा चीन के दौरान जिंको कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा किया और पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत दी। मरीम नवाज ने कहा कि जिंको सोलर कंपनी की प्रोफाइल बहुत मुतासिर कुन है। जिनको सोलर कंपनी अपने कारखानों और फैक्ट्रियों से जदीद सोच और जिद्दत तराजी को परवान चढ़ाया। जिनको कंपनी की जिद्दत नाकाबिले यकीन है, कंप्यूटर से डिज़ाइन करदा पैनल तस्वीर जैसा लगता है। उनका कहना था कि जिनको सोलर कंपनी सार्फिन को पायदार मुतबादल की फराहमी समेत माहौल दोस्त पॉलिसियों को भी मद्देनजर रखती है। पाकिस्तान जिनको सोलर की सरमायाकारी के लिए नहायत मौजू मुल्क है। इन्होंने कहा कि पंजाब में सोलर एनर्जी के नए मनसूबे शुरू किए हैं। पंजाब में 200 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। हुकूमत सिंध रेवेन्यू रिकॉर्ड की तरतीब के लिए कवानीन में ज़रूरी तरमीम से आसानी पैदा करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म दे दिया।
وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ سافٹ ویئر 4 ماہ میں تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا ریکارڈ آف رائٹس پچھلے 60-70 سال سے مینول ہی بناتا آ رہا ہے جو اب ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا جو ریکارڈ 1985 میں دوبارہ تحریر ہوا وہ بھی صرف سکین کر کے رکھا گیا جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بورڈ آف ریونیو نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مالکانہ حقوق رکھنے والے 5 لاکھ افراد کو مسائل کا شکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 2 ہفتے میں ڈیجیٹل فارم ڈیزائن کر کے پیش کریں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے جس میں 2 طرفہ امور زیر غور آئے ہیں۔ آپ کو بتائیں سینیٹر اسحاق ڈار اور امریکی سفیر کے درمیان 2 طرفہ دلچسپی کے امور کے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط بنانے پر اسحاق ڈار اور ڈونلڈ بلوم کی بات چیت ہوئی ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی سفیر کے درمیان باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرو میں امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ گزشتہ 2 ماہ سے راستوں کی بندش سے شہریوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ حالات سے تنگ آ کر کرم کے شہری نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مقامی شہری کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور وفاقی محکمہ داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کرم میں سڑکوں کی بندش، صحت کی بنیادی سہولیات سے شہری محروم ہیں۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث شہری نہ ضلع کرم سے آ سکتے ہیں اور نہ ہی جا سکتے ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ کرم میں ٹرانسپورٹ اور موبائل سروس بھی بند ہے، خوراک کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ضلع کرم کے شہری بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستوں پر سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے میں مقرر ہوگی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز آئینی درخواستوں کا باضابطہ نمبر الاٹ کیے تھے۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر کوئی اعتراض بھی نہیں لگایا گیا۔ ملٹری کورٹس کیس میں آئینی بینچ نے 26ویں ترمیم کا کیس جنوری کے دوسرے ہفتے میں سننے کا عندیہ بھی دیا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، امید ہے سویلنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مقدمہ جنوری میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کیس سے مکمل ہونے پر جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کریں گے۔ ہمارے پاس 26ویں آئینی ترمیم سمیت بہت سے مقدمات پائپ لائن میں ہیں۔ جعلی حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت سیاسی مفادات کے لیے فوج اور عوام کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی ناکام کوششیں بند کرے۔ سیاسی مافیا کو بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے میں ہی اپنی بقا نظر آ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک ملک گیر پارٹی کے سربراہ اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ حکومت کا یہ اقدام جمہوریت پر شب خون مارنے کی ایک اور کوشش ہے۔ حکومت نے سول نافرمانی پر آسمان سر پر اٹھایا ہے جبکہ ملٹری ٹرائل کی حمایت کر رہی ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے ورکس میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مہر بانو قریشی نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا، ہمارے امیدوار انصاف کے منتظر ہیں۔ علی موسیٰ گیلانی بھی جانتے ہیں کہ وہ جیتے نہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہر بانو قریشی نے کہا کہ 9 مئی کو ہمارے خلاف جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، ہم 26 نومبر کا بھی حساب مانگتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ کوئی گولی نہیں چلی، اب اسحاق ڈار ہوائی فائرنگ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ، ہزاروں افراد نے نماز جمعہ کے بعد جشن منایا۔ شام میں سابق صدر بشار الاسد کے دور حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے جمعے کو ہزاروں نمازی عمومی مسجد پہنچے اور نماز ادا کی۔ شام کے بوریہ وزیر اعظم محمد بشیر بھی نماز جمعہ کے اجتماع میں شریک ہوئے اور خطبہ بھی دیا۔ اللہ تاکیہ اور حلب میں بھی ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی بعد جشن منایا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔